हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि यूपीएससी की जो सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम है, उसके लिए जो बुक लिस्ट है वो कौन-कौन सी होनी चाहिए, जो आज का लेटेस्ट ट्रेंड हो गया है। और ये आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए है। ये थोड़ा-सा हमारे डीटीपी ऑपरेटर की तरफ से गलत हो गया है। इसको आप कर लीजिए 26 और 27, ठीक है? हम ये दोनों मीडियम में लेके चलेंगे, इंग्लिश और हिंदी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यूपीएससी के प्रीलिम्स में जिस तरीके से यूपीएससी ने अपने ट्रेंड चेंज किए हैं लगातार, जो क्वेश्चन पूछने का जो उसका तरीका है वो हर साल बदलता जा रहा है। तो कुछ बुक लिस्ट हैं जो आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में हेल्प करेंगी, और चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम ट्रेंड के बारे में देखते हैं कि किस तरीके से चेंजेस हो रहे हैं। तो स्टैटिक और करंट इंटीग्रेशन, इन दोनों का मिक्सअप देखने को मिल रहा है हमारे प्रीलिम्स एग्जाम में। मोर एनालिटिक एंड मेंस क्वेश्चंस, प्रीलिम्स बिकम कॉन्सेप्चुअल एंड फैक्चुअल बोथ। जो अब हमारा प्रीलिम्स का एग्जाम आ रहा है उसमें हम कॉन्सेप्ट भी देखेंगे और फैक्चुअल भी देखेंगे। वही मेंस का एग्जाम जो होता है वो पूरी तरीके से एनालिटिकल हो चुका है। तो कुछ हमारी एनसीईआरटी बुक्स हैं, और इनका कोई भी तोड़ नहीं है, इनको आपको पढ़ना ही पढ़ना है। एनसीईआरटी जो बुक्स हैं, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हिस्ट्री की। हिस्ट्री में हम लोग एनसीईआरटी 6 से 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ेंगे। फिर आता है सेकंड नंबर पे ज्योग्राफी, इसमें भी हम लोग एनसीईआरटी 6 से 12 पढ़ेंगे। पॉलिटी के लिए आपको एनसीईआरटी 9 से 12 सफिशिएंट है, इसमें आपको और पीछे जाने की जरूरत नहीं है। हालांकि वैसे 10th और आपकी 12th, इसमें काफ़ी अच्छा सा मैटर दिया हुआ है, तो हम लोग 9th और 11th की स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो 9th और 12th, 9th से लेकर 12th ज़रूर पढ़ें। आपके जो कॉन्सेप्ट हैं पॉलिटी के वो काफ़ी क्लियर होंगे, और आपको इस बुक पढ़ने में बहुत ही मज़ा आएगा, ताकि हमारी गवर्नमेंट किस तरीके से काम करती है, हमारा जो जुडिशरी है वो किस तरीके से काम करता है, बहुत अच्छे से समझा रखा हुआ है। और आते हैं 4 पे इकोनॉमिक्स। ये बहुत ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे बच्चे छोड़ते हैं और इससे घबराते हैं कि एक तो इकोनॉमिक्स में बहुत कम लोगों का इंटरेस्ट होता है, इसलिए देखा भी होगा कि लोग ऑप्शनल भी लोग इकोनॉमिक्स बहुत ही कम रखते हैं। तो हम यहाँ पर आते हैं अपने एकदम फाउंडेशन जो चीज़ें होती हैं उनको पढ़ने के लिए हमारे पास एनसीईआरटी है, जो कि 9th और 12th, 9 से 12 तक की इकोनॉमिक्स हमको पढ़ना है। तो अगर आपने 9 से 12 इकोनॉमिक्स पढ़ ली, आपके लिए कॉन्सेप्ट जो बिल्ड है वो बहुत ही अच्छे तरीके से इस पुस्तकों के माध्यम से हो जाएगा। आगे आते हैं साइंस की बुक्स। जैसे कि देखा है कि प्रीलिम्स के एग्जाम में सॉरी प्रीलिम्स के एग्जाम में जो साइंस, वो आपका एनसीईआरटी वाला साइंस नहीं पूछा जाता है, उसमें आपको देखने के मिलेगा टेक। तो हम फिर इसको क्यों पढ़ें? देखिए, कहीं ना कहीं जो टेक है वो आपकी फाउंडेशन, जो हमने क्लास 6 से 10 तक जो साइंस पढ़ी है उसी पे बेस्ड होता है। तो हम लोग को जो साइंस है वो, अगर आप 6 से 10th नहीं पढ़ पा रहे तो एटलीस्ट 9th और 10th ज़रूर पढ़ें, ताकि एक हमारा फाउंडेशन बिल्ड हो सके साइंस में, और हम टेक जैसे प्रश्नों को अच्छे से टैकल कर सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया हमारा एनसीईआरटी। अब हम आते हैं हमारा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के लिए, और सॉरी, प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए, दोनों के लिए। और उस टॉपिक का नाम है हिस्ट्री। बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है।
इसमें हम एंशियंट पढ़ते हैं, हम मिडाइवल पढ़ते हैं और मॉडर्न पढ़ते हैं। और वहीं हम लोग जब मेंस की बारी आती है तो हम लोग कहीं न कहीं वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़ते हैं। तो अगर बुक्स की बात करें, एंशियंट में है आर.एस. शर्मा जी की, मिडाइवल में है सतीश चंद्र जी की, मॉडर्न में है स्पेक्ट्रम राजीव अय्यर सर की, और जो फ्रीडम स्ट्रगल है ये आपको काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी देता है, जो है विपिन चंद्र सर की। तो ये सभी जो बुक्स हैं ये कहीं न कहीं आपको जो हिस्ट्री के प्रीलिम्स के क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करने में हेल्प करेगी। और जैसे कि ऊपर आपको बताया है कि इन सब के साथ पहले हम लोग सबसे पहले एनसीईआरटी ही पढ़ेंगे, उसके बाद इन बुक्स पर आएँ। सेकंड टॉपिक है हमारा पॉलिटी, जो काफ़ी इंटरेस्टेड टॉपिक है और बहुत से बच्चे इसको बड़ी इंटरेस्ट लेके इसको पढ़ते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से हमारा इंडियन जो पॉलिटिकल सिस्टम है किस तरह से वर्क करता है। तो इसकी हमारी जो बहुत फेमस बुक है एम लक्ष्मीकांत, देखिए एकदम कोर बुक है इंडियन पॉलिटी, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है। फिर इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डी बसु, काफ़ी इंग्लिश में तो ये ठीक है लेकिन हिंदी में काफ़ी इसकी लैंग्वेज टफ थोड़ी क्लिस्ट कर दी है, तो हो सकता है कि इसे वो पढ़ने में आपको थोड़ी समस्या है, लेकिन आप इंडियन पॉलिटी जो एम लक्ष्मीकांत सर की है वो काफ़ी अच्छे से और एक एक लाइन और डीपली पढ़ें तो आपकी पॉलिटी के क्वेश्चन कहीं नहीं जाएंगे आपसे। और बियर एक्ट जरूर रखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आपको यूपीएससी में क्वेश्चन जो देखने को मिलते हैं वो कुछ आर्टिकल बेस्ड भी होते हैं। जैसे मान लीजिए पूछ लेगा 123 213, ये बहुत ही फेमस आर्टिकल्स हैं और ये हमें बियर एक्ट से पढ़ने ही पढ़ने हैं। कुछ इसमें भी मिलेंगे बट जो कुछ अंदर के आपके आर्टिकल्स होते हैं वो आपको इस बुक में नहीं मिलेंगे, तो आपको ये हेल्प के लिए रखना ही रखना है। हम आते हैं अगले पे, ज्योग्राफी, जो कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। प्रीलिम्स में आपको काफ़ी कोई क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इसके। तो यहाँ पर हमारा एक सेकंड, हम लोग कुछ कलर चेंज कर लेते हैं। तो हमारा फिजिकल ज्योग्राफी जेसी लियोंग की जो किताब है वो बच्चे इंग्लिश और हिंदी दोनों के लोग उसको पढ़ सकते हैं। हालांकि इंग्लिश में आती है बट अब हिंदी माध्यम के जो बच्चे हैं उनको भी थोड़ी बहुत इंग्लिश आनी ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको इंग्लिश में ही एकदम महारत हासिल करनी है, लेकिन हाँ इतनी इंग्लिश आनी है कि आपको जो ग्रामर का एग्ज़ाम है वो आप क्वालिफाई कर जाए अच्छे से। तो एटलीस्ट जब आप ग्रामर पढ़ेंगे तो आपके लिए ये किताब बहुत ईजी लगेगी और बहुत पतली सी किताब है, इसको आप अच्छे से पढ़िए और आपकी ज्योग्राफी के जो फिजिकल ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। फिर हम आते हैं इंडियन ज्योग्राफी पे। इंडियन ज्योग्राफी माजिद हुसैन सर की किताब आती है जो काफ़ी अच्छी है, आप इसको पढ़ सकते हैं। और एक वर्ड एटलस मैपिंग प्रैक्टिस के लिए आप इंडिया का भी इसके साथ रखें, क्योंकि जो क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स में पूछे जाएंगे वो इंडिया मैप भी बेस्ड होते हैं। जैसे कोई आपको पूछ लेगा श्रीहरिकोटा या फिर पाक स्टेट वगैरह, तो इन वर्ड एटलस के साथ साथ आप इंडिया का भी ज़रूर रखें। तो ये हो गया हमारा ज्योग्राफी का। फिर हम आते हैं इकोनॉमी पे। इकोनॉमी में जैसे कि आपको बताया था कि एनसीईआरटी आपका बेस तैयार कर देती है। फिर इंडियन इकोनॉमी हमारी जो रमेश सिंह या नितिन सिंघानिया है, ये दोनों किताबें बहुत अच्छी हैं, तो आप रमेश सिंह को प्रेफर कर सकते हैं, काफ़ी सरल भाषा में उन्होंने बताया हुआ है। और जैसे कि ऊपर भी बताया था, देखिए एनसीईआरटी जो है वो इकोनॉमिक्स का एकदम तोड़ है। अगर आपने एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स की अच्छे से पढ़ी है तो आप हमारी इकोनॉमी को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। और इसके साथ आपको इकोनॉमिक सर्वे और बजट
ये हर साल आता है और आपको हर साल इसको पढ़ना होता है कि जैसे आपका भी 2026 का अगर प्रीलिम्स नहीं होता है तो आपको 27 का बजट, ये तो कहीं ना कहीं आपके कॉन्सेप्ट तो क्लियर हुआ है, बस आपको पढ़ना क्या है, इकोनॉमिक सर्वे और बजट, बस। तो ये हो गया आपका इकोनॉमी वाला पार्ट। अब आता है हमारा इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पार्ट। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मार्केट में एक शंकर आईएएस इन्वायरमेंट बुक आती है जो कि काफ़ी अच्छी बुक है। आप इसकी फ़ोटोकॉपी वगैरह लेके पढ़ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। और जो हमारे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एक्ट, कन्वेंशन और रिपोर्ट्स पर बेस्ड होते हैं इसके, और करंट बेस्ड होते हैं। तो आपको करंट से जोड़ते हुए हमारे इन्वायरमेंट इकोलॉजी को पढ़ते रहना है। लेकिन इस किताब को अगर आप पढ़ते हैं तो आपकी जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। फिर उसके बाद आपको काम करना है करंट पे और एक्ट, कन्वेंशन और रिपोर्ट्स पे, जो आपको आपकी इन्वायरमेंट इकोलॉजी के क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट है हमारा साइंस एंड टेक। तो जैसे कि आपको पहले भी बताया था कि एनसीईआरटी एक बेसिक है, ये आप इसको 9th 10th आप बिल्कुल पढ़िए, 9th 10th क्लास की। करंट अफेयर्स, क्योंकि पूरा का पूरा जो प्रीलिम्स का खेल रहता है साइंस टेक में वो आपका करंट अफेयर्स का रहता है। इसमें हम क्वेश्चन देखेंगे स्पेस के, डिफेंस के और हेल्थ के। नो सेपरेट बल्कि बुक नीडेड। आपको इसके लिए कोई भी ऐसी बल्कि बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी मत खरीदिएगा इसके लिए। आपको ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स पर फोकस करना है साइंस टेक के लिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़पेपर पढ़िए, न्यूज़पेपर में जो साइंस टेक की न्यूज़ हैं उनको कलेक्ट करिए, अपना नोट्स बनाइए। इस तरीके से आपका ये टॉपिक तैयार हो पाएगा। और कोई भी ध्यान रखिए, कोई भी मार्केट में जैसे बुक है साइंस टेक की, उसको लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ से आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं दिखेगा। फिर अगर हम मेंस पर आते हैं तो मेंस में हमारा GS 3 में आता है इंटरनल सिक्योरिटी। और इंटरनल सिक्योरिटी में चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी एक बुक आती है अशोक सर की, बहुत अच्छी किताब है। और इन्होंने पूरे अच्छे से इंटरनल सिक्योरिटी को समझाया हुआ है इसमें, उसके चैलेंजेस को उसको बताया है। और साथ में कुछ करंट इश्यूज जैसे टेररिज्म, साइबर, बॉर्डर सिक्योरिटी, इनको आप पेपर की हेल्प से, न्यूज़पेपर में इस तरीके के जो आर्टिकल्स आते हैं आप उनको अच्छे से पढ़िए, उनको एसेस करिए, अपना इनसे एक नोट्स बनाइए ताकि आप इंटरनल सिक्योरिटी की क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। फिर एक हमारा टॉपिक आता है डिजास्टर मैनेजमेंट। ये आपको इसके क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे मेंस में। तो एनसीईआरटी की जो ज्योग्राफी बुक है वो आपको कुछ यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर करने में मिलेगी। फिर आप वेबसाइट एनडीएमए की जो गाइडलाइंस हैं वहाँ से उसकी गाइडलाइंस पढ़ सकते हैं, उन वहाँ से एक शॉर्ट नोट्स तैयार कर सकते हैं अपना। फिर करंट डिजास्टर केस स्टडीज़। अब ये पूरा जो है हमारा जो केस स्टडीज़ हैं उन पर बेस्ड क्वेश्चन भी हमारे पूछे जाते हैं, जो कि आपको पेपर 4th में भी देखने को मिल सकते हैं, जो हमारा एथिक्स का पेपर है मेंस का। तो ये आपको न्यूज़पेपर से आर्टिकल्स कलेक्ट करने होंगे डिजास्टर मैनेजमेंट पे, उन पे जो केस स्टडी आ रही हैं उनको आप अच्छे से पढ़िए, उनको एनालिसिस करिए और अपना एक शॉर्ट नोट्स तैयार करिए। एथिक्स पेपर जो GS 4 है, और इसमें हमारा एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, ये सुब्बाराव सर की एक बुक आती है, आप इसको लेके पढ़ सकते हैं। इसमें आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी कि एथिक्स क्या होता है, इंटीग्रिटी क्या होता है, एप्टीट्यूड क्या होता है। और केस स्टडीज़ प्रैक्टिस, इस पेपर में आपको केस स्टडीज़ प्रैक्टिस मांगता ही मांगता है, क्योंकि आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो आप डायरेक्टली बुक से पढ़कर मुश्किल से 40% ही क्वेश्चन आप कर पाओगे। तो आपको केस स्टडी पर अच्छा से ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि वो आपको सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन भी बना के देते हैं मेंस में, और कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल और करंट केसेस भी आपको पढ़ने हैं। हम न्यूज़पेपर में आए दिन देखते रहते हैं कि किस तरीके से किसी डिस्ट्रिक्ट के डीएम ने किस तरीके से उस
चैलेंजेस को फेस किया और उसको अच्छे से सॉल्व किया। तो इन तरह के केसेस को हम लोग को पढ़ना है और कुछ जो करंट में आप इस तरीके से देखते हैं, जैसे संभल का देख लो आप, कई सारे आपको मिलेंगे ऐसे एग्जाम्पल, उनको आपको पढ़ना है। इंटरनेशनल रिलेशनशिप में बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और GS2 में मेंस के हमारे, तो NCERT हमारा एक जो है वो बेस तैयार कर देती है वर्ल्ड पॉलिटिक्स के नाम से। 12th क्लास की है ये, और सेलेक्टिव रीडिंग पुष्पेश पंत सर की है, बहुत अच्छी बुक है ये, इसको आप रिकमेंड कर सकते हैं कि किस तरीके से IR में हमें क्या पढ़ना है, ये आपको किताब वो समझाती है। और पूरा का पूरा इसमें भी करंट अफेयर्स इसमें इम्पॉर्टेंट है। अभी जैसे अमेरिका और ईरान का बीच में, इज़राइल, उधर आपका रशिया और यूक्रेन जो बीच में आपस में जो क्लैश चल रहे हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। तो आप इस टॉपिक को पढ़ने के लिए हमेशा करंट पर ही फोकस रहें, हमारे देश दुनिया की जो खबरें हैं उन पर ज़रूर ध्यान दें। अब ये देखिए, जो CSAT पेपर आता है, बहुत से बच्चे इसमें रह जाते हैं, जो कि हमारा क्वालिफाइंग पेपर है, और क्वालिफाइंग करना भी अपने आप में एक टफ टास्क हो चुका है। तो ये पूरा जो पेपर है वो प्रैक्टिस मांगता है, समझ रहे हैं आप? तो कहीं ना कहीं आप लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको उसमें। तो जो CSAT मैनुअल है वो टाटा मैग्रा-हिल की बुक्स आती है, उसमें आपका पूरा का पूरा जो PYQs हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। और जो कॉन्सेप्ट टॉपिक्स हैं वो आपको इस बुक में देखने को मिल जाएंगे। RX अग्रवाल से आप क्वांट और रीजनिंग लगा सकते हैं, जो काफ़ी अच्छी है। और PYQ, यहाँ पे आपको PYQ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इनको आपको हर हाल में पढ़ना ही पढ़ना है, इनको आप स्किप नहीं कर सकते, और जो CSAT का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में ये आपको हेल्प करेंगे। करंट अफेयर्स के कुछ सोर्सेज मैं आपको बताना चाहूँगा जो कि काफ़ी ऑथेंटिक सोर्सेज हैं, और इसके बिना ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना बहुत मुश्किल, क्या कहूँ, असंभव है। तो करंट अफेयर्स तो होना ही होना चाहिए इसमें। आप द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, ये दोनों पेपर बहुत अच्छे हैं। आपकी थोड़ी सी इंग्लिश अगर वीक है तो आप इंग्लिश पे थोड़ा सा काम करें, और द हिंदू की को पढ़ने का प्रयास करें, और वहाँ से जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हैं सिर्फ उनको लेना है। आप लोकल या फिर कोई भी ऐसी न्यूज़ को स्किप करिए, और जो इम्पोर्टेंट है उनको सर्किल करते हुए आगे बढ़िए और उनको डीपली पढ़िए, और कोशिश करिए कि उन जो आपने पढ़ा है उसको एक अपने डायरी या नोटबुक पे उसको लिखें, नोट डाउन करें, ताकि आपका करंट तैयार होता जाए। कोई मंथली मैगजीन, विजन, दृष्टि, इनसाइट या एटसेट्रा, कोई भी कोचिंग की आप ले सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आपको दृष्टि की पढ़नी है, विजन की ही पढ़नी है, इनसाइट की ही पढ़नी है। जो आपको मार्केट में इजीली मिल जाए, वेबसाइट पे मिल जाए, वो आप इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपके पास देखो, द आप हिंदू से आप पढ़ ही रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी न्यूज़ होती हैं जो आपसे छूट जाती हैं, तो वो हमारी जो मंथली मैगजीन है वो कवर कर देती हैं। इसके अलावा हम PIB और गवर्नमेंट से रिपोर्ट्स, PIB को आपको हमेशा, अगर आप डेली विजिट नहीं कर रहे हैं तो वीक में ज़रूर विजिट करें। और PIB की जो न्यूज़ होती हैं और गवर्नमेंट्स रिपोर्ट्स होती हैं, आपको प्रीलिम्स में और मेंस में बहुत हेल्प करेंगी। प्रीलिम्स में तो आपको डायरेक्ट से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, वहीं जब मेंस का जब आप आंसर लिखेंगे तो अपनी रिपोर्ट्स में जो गवर्नमेंट्स की रिपोर्ट्स हैं उनके जो डेटा है आप उनको अच्छे से यूज़ कर सकते, ताकि आपका जो आपका आंसर है बहुत ही अच्छा लगेगा और आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो अब हम आते हैं प्रीलिम्स, जो PYQ है उनकी इम्पोर्टेंस क्या है। सबसे पहले तो हम अंडरस्टैंड ट्रेंड्स एंड डेप्थ।
हालांकि जैसे कि आप देख रहे हो कि चेंजेस हो रहे हैं इसमें, बट फिर भी आपको काफ़ी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। उसकी जो डेप्थ है, वो किस डेप्थ में जाके क्वेश्चंस पूछता है, और बहुत ज़्यादा ट्रेंड आपको चेंजेस सिर्फ जो क्वेश्चन के फॉर्मेशन में है उसमें मिलेगा, और जो कि उसका आपकी जो नॉलेज है चेक करने का, उसमें आपको इतना चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। बट फिर भी आप PYQ को बहुत ही इम्पोर्टेंट मानिए और आपको उसको पढ़ना ही पढ़ना है। एलिमिनेट अननेसेसरी बुक्स। आपके पास जो भी अननेसेसरी बुक्स हों उनको एलिमिनेट करिए, सिलेक्टिव बुक्स पढ़िए, रिवाइज रिपीटेडली। आप जो भी पढ़ रहे हैं उनको बार बार रिवाइज करिए बस। कोई अदर बुक्स नहीं खरीदिए, जो आपके पास बुक्स हैं उन्हीं को बार बार रिवाइज करिए, जो आपने नोट्स बनाए हैं उन्हीं को ही रिवाइज करिए। इसके अलावा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जब आपका मेंस निकल जाएगा तो मेंस का जो आंसर राइटिंग है उसमें आपको क्या क्या सपोर्ट करता है। यूज़ स्टैंडर्ड बुक्स, जैसे कि आपको बुक्स ऊपर बताई थी, और ऐड करंट एग्जाम्पल्स, यूज़ डायग्राम्स एंड फ्लो चार्ट्स। आप जो भी मेंस में अपना आंसर लिखेंगे तो जहाँ जहाँ आपको लगता है कि यहाँ पे डायग्राम बनना चाहिए, फ्लो चार्ट आप बहुत ज़्यादा से यूज़ कर सकते हो। आंसर का जो इन्हेंसमेंट होता है, इससे आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। करंट एग्जाम्पल ज़रूर यूज़ करें अपने मेंस के आंसर में। कुछ ऑप्शन सब्जेक्ट के बारे में हम बता रहे हैं, क्योंकि लोग ऑप्शन सब्जेक्ट के बारे में बड़ा परेशान रहते हैं कि कौन सा ऑप्शन लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए। तो मेरा मानना है कि आपका जो बैकग्राउंड रहा है, अगर बहुत अच्छे से आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, बहुत मन लगा के, और आपके इंटरेस्टेड एरिया का ही ग्रेजुएशन आपको मिला था, तो कोशिश करिए कि वही सब्जेक्ट आपको ऑप्शनल में मिले, और ताकि आपको उस पर एक्स्ट्रा एफर्ट ना लगाने। आपने जो 3 साल उस पर काम किया था, तो कहीं ना कहीं आपका जो बेस है वो बहुत अच्छे से बिल्ड हो चुका होगा। तो आपको लिमिटेड स्टैंडर्ड बुक्स ही पढ़नी पड़ेंगी, और इनमें से भी कुछ बुक्स आपके पास होंगी। और हर एक ऑप्शनल बुक के लिए NCERT है, जो कि कोर रेफरेंस है, और इन सब से मिला के एक अपना नोट्स बना सकते हैं। और ऑप्शनल के लिए कोई भी ओवरलोड मत करिए। जो आपके पास बुक्स हैं, आपने जो ग्रेजुएशन में पढ़ी हैं, वो सफिशियंट है। इसके अलावा आप अगर आपने NCERT पढ़ रखी है तो बहुत ही अच्छा है, तो कहीं ना कहीं आपका ऑप्शनल तैयार हो जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ हिस्ट्री और ज्योग्राफी का। तो जिस बच्चे ने अपने ग्रेजुएशन में हिस्ट्री सब्जेक्ट रखा होगा और किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, या फिर उसने ही काफ़ी अच्छे से उस ग्रेजुएशन को ध्यान में रखते हुए और अपने फ्यूचर में देखा कि मुझे सिविल का एग्ज़ाम देना है, तो बहुत डीपली पढ़ा होगा। और मेरा मानना है कि इसमें NCERT आप प्लस कर लो तो आप बहुत अच्छे से अपने ऑप्शन तैयार कर सकते हैं। वही ज्योग्राफी का भी वही वैसे ही है। आप NCERT एक बार पढ़िए, और आपने अगर ग्रेजुएशन में पढ़ा हुआ है, वो आपको कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से हेल्प करने वाला है। तो बुक्स यू शुड अवॉइड। आपको जो बुक्स हैं वो अवॉइड करनी है। टू मैनी गाइड बुक्स अवॉइड करिए। मल्टीपल सोर्स फॉर सम सब्जेक्ट्स अवॉइड करिए। और अनवेरीफाइड मार्केट नोट्स। मार्केट जो आप देखते होंगे, बहुत सारे नोट्स हैं मार्केट में, आप उनको पूरी तरीके से अवॉइड करिए। जो ऑथेंटिक बुक्स हैं, सबसे, जैसे मैंने आपको बार बार बताया, फिर से बता रहा हूँ, NCERT बुक्स का कोई तोड़ नहीं है। आपको NCERT पढ़ना ही पढ़ना है। तो प्लीज़ इसको ज़रूर आप फोकस रखें आपको, वरना ये एग्ज़ाम बहुत आपको बोझ सा फील होगा। तो कुछ आइडियल बुक स्ट्रेटजी हैं कि 1 सब्जेक्ट 1 बुक मल्टीपल रिवीजन, इस पर आपको फोकस करना है। 1 सब्जेक्ट 1 बुक। करंट अफेयर्स इंटीग्रेशन मैंडेटरी। करंट अफेयर्स को आपको
एक तरीके से मैंडेटरी आप समझ लो कि मुझे पानी पीना है, उसी तरीके से करंट अफेयर्स पढ़ना ही पढ़ना है। तो रिवीजन, न्यू बुक्स से पहले आप रिवीजन ज़रूर करिए अपनी जो ओल्ड बुक्स का है, तभी हालांकि न्यू बुक्स पे आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, आपकी जो बुक्स बताई वो सफिशिएंट है। तो फाइनल एडवाइस फॉर एस्पिरेंट्स, स्टैंडर्ड बुक्स, PYQs जो आपको एक सक्सेस दिलाएगा, कॉन्सिस्टेंसी बीट्स मटेरियल ओवरलोड, ट्रस्ट सिलेबस नॉट मार्केट नॉइस। आपका जो सिलेबस है यूपीएससी का, उसको आप बार बार पढ़िए, उसी पर ही आपको ट्रस्ट रखना है। मार्केट में जो जिस तरीके से हल्ला हो रहा है, शोर हो रहा है, आपको उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है कि यूपीएससी उस तरीके का क्वेश्चन पूछ रहा है, यूपीएससी इस तरीके का क्वेश्चन पूछ रहा है, अपने सिलेबस से इतर क्वेश्चन पूछ रहा है, सिलेबस से बाहर क्वेश्चन पूछ रहा है, ये बिल्कुल भी आपको ध्यान नहीं देना है। आपको हमेशा स्टैंडर्ड बुक्स PYQ को फॉलो करना है, जो आपको सक्सेस की तरफ ले जाएगा, और कंसिस्टेंसी रखना है बिल्कुल, मटेरियल ओवरलोडेड नहीं करना है, और जैसे कि आपको बताया, ये सब आपको अच्छे से फॉलो करना है। और आपका जो आने वाला प्रीलिम्स है, ये आप अगर 2026 में दे रहे हैं, जो कि आने ही वाला है अब, तो जो मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई है, वो 2027 में जो बच्चे बैठने वाले हैं उनके लिए बहुत ही काम आने वाली है। तो आपको अच्छे से इसको फॉलो करिए और आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।